हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम गणित शिक्षण की क्लास में कक्षा बीएड द्वितीय वर्ष संस्कृत शिक्षण गणित शिक्षण में अध्ययन करेंगे। इकाई 1 मतलब है कि हम पाठ्यक्रम के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है, पाठ्यक्रम निर्मित क्यों जाता है और पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों है। और कल हमने पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया। आज पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है कि छात्र का सर्वांगीण विकास करना। पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पाठ्यक्रम का उद्देश्य मतलब है कि छात्र का सर्वांगीण विकास करना। क्या करना? सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास करना और इसके लिए विद्यालयों में पाठ्यक्रम के साथ में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी आयोजन किया जाता है। मतलब इसके विकास के लिए क्या किया जाता है? बड़े पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। सहगामी क्रियाओं का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? विद्यालयों में। विद्यालयों में क्या जाता है? मतलब है कि पढ़ाने के अलावा वे सभी गतिविधियां जिससे बालक अपना सर्वांगीण विकास कर सके। यानी इसके लिए विद्यालयों में पाठ्यचर्या के साथ या पाठ्यक्रम के साथ में सहगामी क्रियाओं का भी आयोजन किया जाता है, जिससे छात्र की आंतरिक प्रतिभाओं का विकास हो सके। छात्र की मतलब है कि छात्र की आंतरिक प्रतिभाओं का क्या हो सके? विकास हो सके। प्रतिभाओं का विकास हो सके। अतः पाठ्यक्रम विभिन्न उपागमों पर आधारित है। इसलिए पाठ्यक्रम किसका आधार है? उपागमों पे आधारित है। अब बात यह आती है कि उपागम होते क्या? तो उपागम होते क्या? तो आज हम पाठ्यक्रम के उपागमों के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ्यक्रम के उपागम यानी हमें पाठ्यक्रम में किन विषय वस्तु को जोड़ना है, किन अनुभवों को जोड़ना है, किन क्रियाओं को जोड़ना है, जिससे एक पाठ्यक्रम अच्छा बने, पाठ्यक्रम एक प्रभावशाली बने, पाठ्यक्रम एक बोला है कि रुचिकर बने। तो हम ऐसे कौन से चीजों को जोड़ सकते हैं? तो आज हम पाठ्यक्रम के उपागमों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पाठ्यक्रम के जैसे उपागम है, तो सबसे पहले उपागम क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि उपागम किसे कहा जाता है। उपागम किसे कहा जाता है? उपागम पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो उपाय प्रयोग में लाए जाते हैं, उसे ही पाठ्यक्रम
उपागम कहा जाता है। उपागम कहा जाता है। यानी पाठ्यक्रम के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो उपाय प्रयोग में लाए जाते हैं उसे ही पाठ्यक्रम उपागम कहा जाता है। यानी उद्देश्य जो निर्धारित उद्देश्य पाठ्यक्रम में है, अब उन उद्देश्यों को पूर्ण कैसे करना है, उन उद्देश्य की प्राप्ति कैसे करनी है, उन उद्देश्यों को मतलब कि विकास कैसे करना है, तो उस पाठ्यक्रम के साथ में जो गतिविधियां की जाती है, जो कार्य किए जाते हैं, उन्हीं कार्यों को, उन्हीं गतिविधियों को क्या कहा जाता है, उपागम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपागम कहा जाता है। अब ये उपागम पाठ्यक्रम के उद्देश्य की पूर्ति एवं पाठ्यक्रम के विकास को संपन्न करते हैं। यानी ये उपागम पाठ्यक्रम के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, तो ये उपागमों के माध्यम से होता है। उपागमों के माध्यम से उस उद्देश्य की पूर्ति की जाती है और पाठ्यक्रम के विकास को भी संपन्न करते हैं। अर्थात किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो उपाय प्रयोग में लाए जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं? उपागम कहलाते हैं। एक बार वापस कि पाठ्यक्रम के निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो उपाय प्रयोग में लाए जाते हैं उसे ही पाठ्यक्रम उपागम कहा जाता है। यानी जो पाठ्यक्रम के उद्देश्य निर्धारित किए और उन उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो गतिविधियां की जाती है, जो कार्य किया जाता है, उन्हीं को हम उपागम कहते हैं। अब ये उपागम पाठ्यक्रम के उद्देश्य की पूर्ति एवं पाठ्यक्रम के विकास को संपन्न करते हैं। अर्थात किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो उपाय प्रयोग में लाए जाते हैं वही उपागम कहलाते हैं। अब पाठ्यक्रम के उपागम। अब पाठ्यक्रम के उपागम कौन से? उपागम जैसे कई प्रकार जैसे कौन से हैं कि जैसे विषय केंद्रित पाठ्यक्रम उपागम। दूसरा है छात्र या अपन बोल सकते हैं बाल केंद्रित पाठ्यक्रम उपागम। तीसरा है क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम उपागम। पाठ्यक्रम के उपागमों में मैंने 3 पाठ्यक्रम उपागम बताए। उसमें सबसे पहले विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, विषय
केंद्रित पाठ्यक्रम उपागम। सबसे पहले हम विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के उपागमों के बारे में अध्ययन करेंगे। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में विषय के आधार को मानकर विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में विषय को आधार मानकर पाठ्यक्रम नियोजित व संगठित किया जाता है। यानी विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में विषय को आधार मानकर पाठ्यक्रम नियोजित किया जाता है। नियोजित या संगठित किया जाता है। संगठित किया जाता है। फिर इसके बाद इस उपागम के अंतर्गत सभी विषयों के ज्ञान को अलग अलग विषयों में अलग अलग ज्ञान को अलग अलग निश्चित किया जाता है। और उसी आधार पर पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाता है। पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाता है। पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाता है, मतलब उनके जो अलग अलग विषयों के ज्ञान निश्चित कर दिए और उसके आधार पर ही पाठ्य पुस्तकों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। इन पुस्तकों के माध्यम से बालक विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करेगा। बालक विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। विभिन्न मतलब कि अलग अलग ज्ञान से विचलित होने के कारण और पुस्तकों के मतलब अलग अलग ज्ञान निश्चित करने के बाद पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाता है। और पाठ्य पुस्तकों कौन पढ़ता है, बालक पढ़ते हैं। तो विभिन्न विषयों का ज्ञान कौन प्राप्त करता है, बालक प्राप्त करते हैं। पुस्तकों पर अधिक बल दिया जाने का बल दिए जाने के कारण इसे पाठ्य पुस्तक केंद्रित उपागम भी कहा जाता है। यानी इसमें क्या होता है कि पाठ्य पुस्तक पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, भले है कि पाठ्य पुस्तक पर ज्यादा जोर दिया जाता है। बालक इसमें क्या होता है कि बालक की अपेक्षा विषय ज्ञान पर ज्यादा जोर दिया जाता है। विषय ज्ञान
अधिक बल दिया जाता है, बल दिया जाता है। यानी बालक की जगह विषय ज्ञान पर ज्यादा जोर दिया जाता है, विषय ज्ञान पर ज्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि इसमें अपना उपागम का नाम विषय केंद्रित पाठ्यक्रम उपागम है, तो बालक से ज्यादा किसमें जोर दिया जाता है, विषय यानी विषय ज्ञान पर ज्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है। इस उपागम में पाठ्य वस्तु से पहले निश्चित होने के कारण, इस उपागम में पाठ्य वस्तु पहले से निश्चित होने के कारण शिक्षार्थी और शिक्षक को यह पता चल जाता है कि क्या पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है, और पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से मूल्यांकन किया जाता है, और मूल्यांकन के आधार पर ही ये ज्ञात किया जा सकता है कि सीखने वाले ने कितना सीखा है। आपने देखा होगा, ये स्क्रीनशॉट देख लेना, आपने देखा होगा कि जो शिक्षण प्रक्रिया है वो त्रिआयामी है। शिक्षण प्रक्रिया कितनी है? त्रिआयामी है। शिक्षण प्रक्रिया त्रिआयामी है। अब त्रिआयामी है कि जैसे यहाँ पे शिक्षक है, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। इस त्रिकोण को हम शिक्षण प्रक्रिया के त्रिआयामी शिक्षक भी इस पर डिपेंड है और शिक्षार्थी भी इस पर डिपेंड है। शिक्षक भी बिना पाठ्यक्रम के पढ़ा नहीं सकता है और शिक्षार्थी भी बिना पाठ्यक्रम के पढ़ नहीं सकता है। इसलिए पाठ्यक्रम होना बहुत जरूरी है। अगर पहले से ही पाठ्यक्रम बना होगा तो दोनों के लिए आसान हो जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या पढ़ाना है। तो पहले से जो कार्य योजना बनी होती है, पहले से पाठ्यक्रम बना हुआ होता है, तो वो कार्य एकदम सुव्यवस्थित होता है और उसके अंदर जो उद्देश्य की अपन अपेक्षा कर रहे हैं, जो शिक्षा के उद्देश्य के बालक में चाहते हैं, तो उस उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है। अब हम विषय केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषता है, क्या क्या विशेषता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम विषय केंद्रित पाठ्यक्रम उपागम की विशेषताएं के बारे में अध्ययन करेंगे कि इसमें क्या क्या है। कि सबसे पहले ये परंपरागत ज्ञान को आगे बढ़ाने का अच्छा साधन है, यानी परंपरागत ज्ञान को बढ़ाने का अच्छा साधन है, दूसरा क्या है कि इससे विद्यार्थी प्राप्त ज्ञान को सुदृढ़ करने की सुविधा है। यानी सुदृढ़ कंठस्थ करना, उसको मजबूती से याद करना, उसकी एक सुविधा रहती है। तीसरा है अपने कि इसमें पाठ्यक्रम आयोजन, शिक्षण तथा मूल्यांकन की सुविधा होती है। इसमें पाठ्यक्रम आयोजन, मूल्यांकन, शिक्षण कराने में सुविधा होती है। अगर पहले से ही
अगर पहले से ही अगर पाठ्यक्रम निर्मित है तो मूल्यांकन करने में, शिक्षण कराने में ये बिल्कुल एकदम सुविधा रहती है, आसानी हो जाती है। चौथा है कि इसमें अध्ययन व अध्यापन की सुविधा रहती है, यानी बालक पढ़ सकता है और शिक्षक उसको पढ़ा भी सकता है। अगर पहले से अगर पाठ्यक्रम निर्मित है, विषय केंद्रित निर्मित है, तो वो पहले बालक पढ़ भी सकता है और शिक्षक उसको पढ़ा भी सकता है। अब अपने विषय दोष, इसके दोष क्या है? विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के दोष, कमियां क्या है? क्या दोष हो सकते हैं कि यह अपेक्षित व्यवहारतक उद्देश्य को सीमित कर देता है, यानी अपेक्षित उद्देश्यों को सीमित कर देता है, कहने का मतलब है कि जो अपन ने उद्देश्य निर्धारित किया है तो उसको क्या कर देता है? सीमित कर देता है, यानी कुछ ही मतलब उद्देश्य की प्राप्ति होती है। इसमें अनुभवों को सीमित कर देता है, अनुभवों को सीमित कर देता है। कहने का मतलब है कि जो पाठ्यक्रम में निश्चित होता है वही अध्ययन करवाना है, वही शिक्षण करना है, तो नए अनुभवों की जगह नहीं मिलती है। नए अनुभवों को जगह नहीं मिलने के कारण ये एक अनुभवों को क्या करता है? सीमित कर देता है। तीसरा है कि अध्ययन विषयों के प्रति बहुत अधिक निष्ठावान होने की प्रति निष्ठावान होने की अपेक्षा करता है, होने की अपेक्षा करता है। ठीक है। चौथा है इसमें यह छात्रों को मन गति से सीखने के लिए प्रेरित करता है, सीखने के लिए प्रेरित करता है। पांचवा है इसमें अधिगम हस्तांतरण सरलता से नहीं हो पाता। इसमें अधिगम सरलता से नहीं हो पाता। मतलब है कि अपना ज्ञान है वो दूसरी जगह उपयोग में नहीं ले पाते, दूसरी जगह अपन इसका उपयोग नहीं कर पाते, इसलिए ये पीछे रह जाता है। तो ये है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम पाठ के 2 से। फिर भी आज के टाइम में इसका उपयोग लेते हैं, इसका काम में लेते हैं। अगला विषय हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।